तो दोस्तों, राधे राधे। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब था। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य विद रीता चैनल पर। तो आज हम छायावाद के विषय में पढ़ेंगे और जो छायावाद की जितनी भी है पंक्तियाँ और जितने इम्पॉर्टेंट काव्य हैं और इसकी जो इतिहास से जो भी रिलेटेड है, वो सारा मैंने एक जगह इकट्ठे करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और एक जगह सारा कंटेंट है तो बहुत मज़ा आएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या है छायावाद। मैंने ये जो है विवेक जी के बुक से ली है और उसमें जो है आपको बताने की कोशिश की है कि आपको हर जगह जो है ये इस पंक्तियाँ और ये जो दिया हुआ है बहुत ही सटीक बुक में दिया हुआ है, ताकि आप आराम से पढ़ के अपना अच्छा नॉलेज हासिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, छायावाद आधुनिक हिंदी कविता के उस वाद का नाम है जो 1918 से 1936 ईस्वी तक हिंदी काव्य की प्रमुख काव्य धारा रही है। अर्थात छायावाद का अगर नाम आता है तो 1918 से 1936 ईस्वी इसकी प्रमुख काव्य धारा यानी प्रमुख समय माना जाता है। छायावाद के नामांकन में परिभाषा के संबंध में बड़े ऊहापोह की स्थिति है, यानी कि ये स्थिति दर्शाता है कि सही इस समय क्या है, मतलब अजमस जो स्थिति होता है वो यहाँ पे होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी इनका जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है, समय अवधि होती है, इनके सटीक मानी जाते हैं इन्हीं के किताब से। तो उसका हम देखते हैं दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका संबंध अंग्रेजी के फट समीटा से जोड़ा और नंद दुलारे भाजपेयी ने इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए उसे आध्यात्मिक छाया का मान कहा। मुकुंदर पांडे ने इसे कविता ना मानकर उसकी छाया माने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन तीन पंक्तियां में हो गई कि अंग्रेजी के फंट स्मिता से जोड़ा, नंद दुलारे भाजपेयी ने इसका संबंध युगबोध से जोड़ते हुए इसे आध्यात्मिक छाया का मान कहा। मुकुंदर पांडे जी ने इसे कविता ना मानकर इसकी छाया माना। ठीक है। सुशील कुमार ने इसे कोरे कागज की भांति अस्पष्ट निर्मल ब्रह्म की विशद छाया और वाणी की निर्वता इत्यादि इत्यादि कहा। तो जिसने भी ये शब्द को कहा, छायावाद के शब्द को बखूबी रूप से निभाया, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो है आचार्य राम शुक्ल जी का है, उसके बाद जो है नंद दुलार भाजपेयी जी का है और उसके बाद जो है मुकुंदर पांडे जी का है। इसके बाद जो है यहाँ पे सुशील कुमार जी भी ने निर्मल ब्रह्म की विशद छाया, वाणी की निर्वता इत्यादि कहा। बच्चन सिंह ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ मानकर छायावाद के स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना। यानी इस शब्द का उन्होंने विशेष तौर पे ध्यान दिया और इस स्वच्छंदता को उन्होंने इसका छायावाद का नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, निराल से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में नहीं है। यानी कि हजारी प्रसाद जो है हमारे आलोचक भी है और उन्होंने ये बताया है कि स्वच्छंदतावादी जो है कवि हिंदी में नहीं है। यानी छायावाद की अगर बात करें तो इससे बढ़ के कोई कवि नहीं है। किसमें? स्वच्छंदतावादी में। अब छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं कवियों के अनुसार हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो छायावाद जो है एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। अर्थात कहें तो यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, अपितु कवियों की भीतरी व्याकुलता की नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक छायावाद का विशेष सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यानी इसमें सांस्कृतिक चेतना थी, अपितु पाश्चात्य नहीं बल्कि कवियों के अंदर की व्याकुलता। कवि जो है अपना मन के हृदय को जो भी वहाँ की भावनाएं होती है वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। वो कविता के माध्यम से या किसी भी शैली में अपने माध्यम से काव्य में अपना जो है पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं और वो अपनी नवीन भाषा शैली को अपने अनुसार क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो ये सबसे बड़ी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं छायावाद के कवियों के विषय में।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों से समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और अथवा जहाँ कभी उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन कर अत्यंत, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को दो अर्थों में माना। एक रहस्यवाद के अर्थ में माना है, और दूसरा जो है अज्ञात प्रियतम को आलंबन कर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से वर्णना करते हुए माना है। छायावाद के द्वारा अगर प्रयोग काव्य शैली या विदेत पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है, यानी कि इनकी जो पद्धतियाँ हैं, इनकी जो शैली हैं, ये आत्मबोधन करवाती है, यानी कि इनकी व्यंजना जो है, ये जो है एक प्रेम की परिभाषा, एक करुणामयी जो है वो दिखाती है छायावाद के कवियों के अंदर। उसके बाद जो है आचार्य नंद दुलार वाजपेयी के अनुसार मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जो कोटेशन है आचार्य नंद दुलार वाजपेयी के अनुसार, ये जो कहा गया है, तो आचार्य नंद दुलार वाजपेयी के अनुसार जो है मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कहने के अनुसार जो है नंद दुलार वाजपेयी की जो कथन है ये दिया गया है छायावाद के विषय में। डॉक्टर देवराज के अनुसार अगर देखा जाए तो छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह एक महान आंदोलन के रूप में आया। भाव और शैली जगत में इसने जबरदस्त क्रांति उपस्थित की। और जाहिर सा बात है दोस्तों, जब हम छायावाद की बात करें तो उसमें एक भाव होना चाहिए। किसी भी कहानी, उपन्यास या कविता को लिखने के लिए एक भाव होना चाहिए। एक जो है गीति काव्य मैंने गीत के थ्रू या फिर प्रकृति की जो सुंदरता है उसको हम व्याख्यान कर सकते हैं, उसको अपने अनुसार जो है अपने भावनाओं के अनुसार, अपने भाषा शैली के अनुसार उसको जो है डालने की काव्य में पूरी कोशिश करते हैं जो भी वहाँ के जो भी कवि होते हैं। और इनके अनुसार जो छायावाद के कवि हैं उन्होंने पूरा 100% संपूर्ण जो है उन्होंने काव्य में उकरने की उपस्थिति की है, ताकि जो है छायावाद में एक महान क्रांति आई। डॉक्टर नगेन के अनुसार अगर देखें तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, जो कि इम्पोर्टेंट है और कविता एग्ज़ाम में तो आता ही है। और यूजीसी के नेट जो हाल ही 6 जनवरी को एग्ज़ाम हो उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि मूल टेक्स्ट को पढ़ना कितना ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेक्स्ट को पढ़े कोई भी वीडियो या फिर कुछ भी काम नहीं आ सकता है। अगर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, मूल टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही क्वेश्चन का आप भरपूर जो है आंसर दे सकते हैं और आपको मन में जो है कॉन्फिडेंस आ सकता है। चलिए इसके बाद जो है हम देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। इनके अनुसार डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कि परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती, यही छायावाद है। बकौल मुकुंदर पांडे जी का अगर हम देख लें तो यह कविता ना होकर कविता की छाया है। परमात्मा के प्रति प्रणय रहस्यवाद, ठीक उसी तरह प्रकृति के प्रति प्रणय छायावाद है। यानी कि यहाँ पे कविता की छाया को बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं ये छायावाद के विषय में, और वो रहस्यवाद है। रहस्यवाद वहीं पे स्टार्ट होता है दोस्तों, जहाँ पे जो है कुछ करने की जिज्ञासा, कुछ जो है कहानी में एक नया मोड़ आता है, जो कि या कविता में या उसके आधार पे जो वो बताना चाह रहा है कवि, उसमें कुछ रहस्य हो तो श्रोता को भी पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। इसलिए यहाँ इसमें जो है छायावाद में जो है क्रांतिकारी आई। दोस्तों ये बहुत ही आपको सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि सारे जो कोटेशन हैं सब कुछ एक साथ है और आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप पढ़ें दोस्तों, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा पढ़ के। उसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद के अनुसार छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार, वक्रता के साथ समानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं जो है दोस्तों, ये जो है वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। यानी इसमें जो है जयशंकर के प्रसाद के अनुसार जो है
व्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है, यानी कि आप अभिव्यक्ति किस तरह से करते हो, आपके अंदर कौन सा रहस्य है, आपके अंदर कौन सी भावनाएं हैं, आपके अंदर कौन से विचार आते हैं, आप किस विचार के साथ अपने अंदर के गरिमा को, अपने अंदर के हृदय में जो आपके अंदर जो दया है, करुणा भाव है, उस तरह से काव्य पर किस तरह से आप करने की कोशिश करते हैं, ये जयशंकर अनुसार छायावाद के कवियों के लिए कहा गया है। महादेवी वर्मा के अनुसार सृष्टि के ब्रह्म आकार का इतना लिखा जा चुका है कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। स्वच्छंद में चित्रित उन मानवीय अनुभूतियों को छाया नाम दिया गया जो आज भी मुझे उपयुक्त लगता है। यानी सृष्टि के लिए कहा, सृष्टि के जो कहा जाए रचनाकार जो है ब्रह्मा जी हैं, और उनके अनुसार जो ब्रह्म आकार का जो लिखा गया है हमारे हृदय की अभिव्यक्ति को स्वच्छ यानी साफ सुथरा में मानवीय अनुभूति यानी हमारे मन के अंदर जो भी अनुभूतियां हैं उसे जो है उखाड़ने की पूरी कोशिश किया गया है, काव्य में लिखने की कोशिश की गई है, ऐसा महादेवी वर्मा के अनुसार कहा गया है। डॉक्टर गुलाब राय की अगर बात करें तो प्रकृति की गोचरता की सीमा में बांधकर उसमें आत्मीयता स्थापन करने अथवा किसी वस्तु को उपयोगिता मात्र के दृष्टिकोण से ना देखकर उसको भावुकता की कसौटी पर कसने की प्रवृत्ति को ही छायावाद कहते हैं, तो डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार। उसके बाद जो है शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यानी कि देख के ही दूर से हमें अनुभूति प्रतीत होती है, हमें ऐसा साफ पता चलता है कि छायावाद एक दार्शनिक है जो कि हम उनसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं, हम उनसे कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं जो हमारा जीवन बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही अच्छा होगा। ये शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। नामवर सिंह के अनुसार जो है छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, यानी व्यक्तिवाद की कविता अपने व्यक्तियों के उनके अनुसार जो है सभी व्यक्तियों की रचनाओं के अनुसार है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को, व्यक्ति का क्या महत्व है, उसकी क्या गरिमा है, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे जो है नामवर सिंह के अनुसार बताने की कोशिश किया गया है। शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार अगर बताएं दोस्तों तो इन्होंने छायावाद और रहस्यवाद को सभ्यता अभिन्न तो नहीं माना, किंतु दोनों में चचेरे भाइयों का संबंध अवश्य स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से जो है जितने भी कोटेशन थे दोस्तों यहाँ पे जो आलोचक और जो कुछ जो छायावाद के कवि थे उनके अनुसार दी हुई कथन को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की हूँ। छायावाद के उदय के कारण, अब छायावाद क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, तो इसको विषय में हम लोग पढ़ेंगे। छायावाद के उदय के 3 कारण थे। रीतिकालीन श्रृंगारिकता और द्विवेदी युगीन काव्य की इतिवृत्तात्मक नैतिकता और आदर्शवाद के विरुद्ध छायावाद का उदय हुआ। यानी रीतिकालीन हम लोग पढ़े थे दोस्तों, भी हमारे वीडियो में होगा, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे रीतिकालीन के विषय में कि उसमें श्रृंगार भरपूर दिया गया वहाँ पे काव्य में। और द्विवेदी युग में जो है इतिवृत्तात्मकता विशेषताएं थी, नैतिकता थी, आदर्शवाद थी, जिसके कारण क्या हुआ, छायावाद का उदय हुआ। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी और बांग्ला के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव पड़ा। छायावाद के उदय के पीछे तीसरा प्रमुख कारण सांस्कृतिक चेतना थी। पंत निराला जैसे कवि विवेकानंद और अरविंद दर्शन से प्रभावित तो थे। महादेवी औपनिषदिक तत्व ज्ञान से प्रभावित थी तथा प्रसाद जी प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित थे। वस्तुतः छायावाद का जन्म अपनी युगीन परिस्थितियों की देन है। तो ये सारे जो है छायावाद की क्या रीजन था, तो सांस्कृतिक थी, उसके बाद जो है स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव पड़ा और श्रृंगार रीतिकालीन के श्रृंगार के कारण, फिर इतिवृत्तात्मकता के कारण ये जो है किसका, छायावाद का उदय हुआ। अब इसकी विशेषताएं पढ़ ले दोस्तों। तो विशेषताएं में जो है वैविकता है, वैविकता छायावाद की प्रधान भावधारा थी। छायावाद युग में कवियों का विषय हो गया था आत्मकथा और शैली हो गई थी मैं, यानी कि इनका विषय क्या था, आत्मकथा, आत्म मीन्स अंदर की कहानी, और शैली जो है अपने भाषा में प्रस्तुत करना, जो मैं छायावादी काव्य में निजी बातें जिस ढंग से कही गई पहले कभी नहीं कही गई, यानी कि अपनी ज़िंदगी का, अपनी निजी बातों को उस काव्य के अंदर प्रस्तुत करना, वो भावनाओं के साथ वो प्रस्तुत करना, तभी तो छायावाद जो है
माना जाता है महादेवी वर्मा को। महान जो महादेवी वर्मा जी हैं वो छाया की बहुत बड़ी कवयित्री हैं। उसके बाद जो उनके छायावाद में जो है महादेवी वर्मा की देख लीजिए, इनकी कविता जो मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं तो आबाद गति मरूद सदी से हूँ, चाह रहा अपने मन की। तो इन्होंने इसमें जो है अपनी वेदना को प्रस्तुत करने की कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से की हैं। कभी होगा तो मैं इनकी कविताओं को भी पढ़ाऊँगी आपके समक्ष, जो बहुत ही दिल को जो है छूने वाली कविता है। उसके बाद जो है दोस्तों नवीन सौंदर्य बोध। छायावादी कवियों ने नारियों को बोगिया से ऊपर उठाकर देवी, माँ, सहचरी, प्राण इत्यादि विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर नवीन सौंदर्य बोध का परिचय दिया। प्रसाद ने नारी का आदर्श श्रद्धा में इस प्रकार देखा, नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये जो है इन्होंने बताया नवीन टाइप का जो श्रद्धा बताया, नारी के प्रति विश्वास और नारी के प्रति जो है उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई, ये बहुत बड़ी ही बात है। स्वच्छंद कल्पना, यह छायावाद कवियों का अभिन्न अंग थी। कल्पना छायावादी कवियों के मन की पाक थी। वह उसकी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह, चेतना इत्यादि आकांक्षाओं की विभिन्न आकांक्षाओं की प्रतीक थी। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पे जो है उनका विद्रोह था, चेतना था, वो उनके अनुसार जो है उनकी इच्छाओं के अनुसार यहाँ पे उसकी प्रेरणा थी। अन्य विशेषताएं की अगर बात करें तो जिज्ञासा का भाव, वेदना की अभिव्यक्ति, रहस्यात्मकता, राष्ट्रीयता इत्यादि छायावाद की कुछ अन्यतम विशेषताएं थी जिन्हें हम देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये यूजीसी नेट में भी है, जो यहाँ पे दिया गया है। प्रथम रश्मि का नारंगिनी तूने कैसे पहचाना, ये जिज्ञासा है यहाँ पे। इसकी विशेषताएं, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात वेदना, ये वेदना से है रिलेटेड। निमंत्रण देता तू मुझको कौन, ये रहस्यात्मकता से है। जागो फिर एक बार, राष्ट्रीयता से है। तो हम कविता देख के पहचान सकते हैं कि किसमें वेदना है, किसमें राष्ट्रीयता है, किसमें जिज्ञासा है और किसमें जो है रहस्यमयी है। तो उस वैसे जो कविताएं हैं वो सारा हम छायावाद के विशेषताएं में यानी छायावाद के अंदर ही रखते हैं, उसी की कैटेगरी में रखते हैं। कला पक्ष विषयक विशेषताएं, छंद के क्षेत्र में मुक्त छंद जैसे जूही की कली, अलंकार के क्षेत्र में मानवीकरण तथा विशेष विपर्याय अलंकार छायावाद की प्रमुख देन है। यानी कि अगर इसकी मेन की बात करें तो मानवीकरण विशेष विपर्याय अलंकार है या मुक्त छंद है। तो ये भाषा खड़ी बोली, चित्रात्मकता, लक्षणिकता, संगीतात्मकता, बिंबात्मकता तथा कोमल कान पदावली का प्रयोग इत्यादि छायावाद के शिल्पगत प्रवृत्तियाँ थी। आप देख लेते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का हो या फिर अभी जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा टीचर का हिंदी से, उसके बाद एलटी का हो या फिर जो है आपका आरपीएससी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में जो है ये सारे जो पंक्ति रचनाएं हैं छायावादी कवि के उनके काव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक जगह मिल रहा है दोस्तों, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है 1889 से 1937 ईस्वी इनका जन्म है। और उसका जो है देख लेते हैं दोस्तों, जो है सबसे पहले जो है उर्सी है 1909 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। वन मिलन जो 1909 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी है। अयोध्या उद्धार 1910 ईस्वी है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी है। प्रेम प्रतीक 1913 ईस्वी है। करुणालय 1913 ईस्वी है। कानन कुसुम 1913 ईस्वी है। झरना 1918 ईस्वी है। आंसू 1925 ईस्वी है। लहर 1933, कामायनी 1936 ईस्वी है। उसके बाद जो है विद्याधर प्रथम काव्य कीर्ति जिसमें 1909 से 1912 तक की 5 रचनाएं संग्रहित है। इसका प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के छायावादी जो काव्य है, छायावाद के काव्य जो है इन्होंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत किए हैं मैं आपके सामने दोस्तों, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1857 इनका जन्म है और इनकी मृत्यु जो 1962 ईस्वी में है। जूही की कली जो है प्रथम कविता 1916 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अनामिका प्रथम काव्य संग्रह 1923 ईस्वी है। परिमल 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। तुलसीदास 1934 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। गीतिका 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। कुकुरमुत्ता जो 1942 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है।
अनिमा 1943 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत कुंज मूल संस्करण जो 1954 ईस्वी और परिवर्धित संस्करण जो 1959 ईस्वी है। सांध्य कली जो 1969 ईस्वी मरणोपरांत है। तो ये सारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी के काव्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो एक जगह है। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत, 1900 ईस्वी इनका जन्म है और 1977 ईस्वी इनकी मृत्यु हुई है। सबसे पहला जो इनका काव्य है यानी रचना है जो बीना 1918 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष ग्रंथि 1920 ईस्वी, उच्छ्वास 1920 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगबानी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948 ईस्वी, उत्तरा 1949 ईस्वी, रजत शिखर 1951 ईस्वी, शिल्पी 1952 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी। कला और बूढ़ा चांद को पंत ने रश्मिपदी कहा है। तो उनके सारे इंपॉर्टेंट जो है काव्य रचना और रचना जो है ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है महादेवी वर्मा का जो जन्म 1907 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई है। इनकी जो पहली जो है निहार है 1930 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष रश्मि 1932 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी। इन चारों के 185 गीतों का संग्रह यामा में 1940 ईस्वी में जो हुआ था इसमें संग्रहित है। उसके बाद है दीप शिखा 1942 ईस्वी, अन्य सप्तपर्णा जो वैदिक संस्कृति के काव्यात्मक अंशों का अनुवाद है 1960 ईस्वी, हिमालय 1963 ईस्वी, संपादित कविता संकलन है संधनी जो 1965 ईस्वी, महादेवी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। बंग दर्शन जो 1934 से 44 है, काव्य संग्रह में बंगाल के अकाल पर विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन है। तो जो यहाँ पे है दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट रचना है महादेवी वर्मा जी के। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो 1905 से 1990 ईस्वी इनका मृत्यु है, 1905 ईस्वी इनका जन्म है। इनके जो रचना अंजलि 1924 ईस्वी है, अभिशाप 1930 ईस्वी, रूप राशि जो 1931 ईस्वी है, चित्रलेखा 1935 ईस्वी है, चंद्र किरण 1937 ईस्वी है, संकेत 1939 ईस्वी है, जौहर 1940 ईस्वी और एकलव्य है। ये सारे जो है सारे छायावादी कवि हैं और उनके मैंने रचना एक जगह रखे हैं आपके सामने। उसके बाद उदय शंकर भट्ट जी हैं 1998 ईस्वी जो है और 1966 ईस्वी इनका मृत्यु है। तक्षशिला 1931 ईस्वी, मानसी 1935 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष राका 1935 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष विसर्जन 1936 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष युगदीप 1939 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष अमृत और 20 1939 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है। यथार्थ और कल्पना की बात करें तो इनका प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है राइटर मोहनलाल महतो वियोगी जी हैं जो इनका जन्म 1899 ईस्वी में है और इनकी जो रचना है निर्माल्य 1926 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है एक तारा और कल्पना 1935 ईस्वी है। आरसी प्रसाद सिंह जी की अगर बात करें तो इनका जन्म 1911 ईस्वी है और इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी है। इनकी जो प्रमुख रचना है कलापी 1938 ईस्वी, संचयिता 1942 ईस्वी, जीवन और यौवन 1944 ईस्वी, नई दिशा 1944 ईस्वी, पांचजन्य 1945 ईस्वी और प्रेम गीत जो है 1945 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अन्य अगर कवि की है तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो है 1903 ईस्वी का जन्म है और 1987 ईस्वी इनकी मृत्यु है। अंतर जगत जनार्दन प्रसाद झा द्विज 1904 ईस्वी इनके जन्म है, 1964 ईस्वी इनकी मृत्यु है। इनकी जो रचना अनुभूति और अंतर्ध्वनि है। उसके बाद छायावाद का आरंभ जो है विभिन्न मत है, सभी लेखकों का अलग अलग मत है, आलोचकों का अलग अलग मत है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मत है जिनका जो कथन बहुत इम्पोर्टेंट उसके सब मैंने यहाँ पे देखे हैं और आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की हूँ। तो हिंदी कविता की नई धारा छायावाद का प्रवर्तक विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुंदर पांडे को समझना चाहिए। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। और छायावाद का प्रारंभ जो है 1905 के लगभग शुक्ल जी ऐसा मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है छायावाद की उत्पत्ति और विकास के संबंध में शुक्ल जी का वक्तव्य एकदम भ्रामक, निर्मूल और मनगढ़ंत है। प्रसाद जी अविवादास्पद रूप से हिंदी के सर्वप्रथम छायावादी कवि ठहरते हैं। ये कथन किनका है? तो इलाचंद्र जोशी जी का है, जो ये 1913 से 14 छायावाद का आरंभ मानते हैं।
उसके बाद थर्ड नंबर में जो है कथन, आचार्य शुक्ल जहाँ से नवीन काव्य की भारतीय पद्धति का प्रवर्तन मानते हैं, उसके पहले ही प्रसाद नवीनता का प्रारंभ कर चुके थे। छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद जी हैं, तो ये इनका कथन है शिवनाथ जी का, और ये इलाचंद्र जोशी के मत के समर्थक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, छायावाद का प्रारंभ 1913 से अवश्य हुआ, परंतु छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद न होकर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनका किसका का नाम है? विनय मोहन एवं प्रभाकर माचवी जी का नाम है। साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्युदय सन 1920 के पूर्व पश्चात सुमित्रानंद पंत की उच्छ्वास नामक काव्य पुस्तिका के साथ माना जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? तो नंद दुलारे भाजपेयी जी जो है कह रहे हैं। प्रसाद प्रथम छायावादी कवि हैं। पंत जी की अपेक्षा प्रसाद काव्य क्षेत्र में पहले आए तथा झरना की भूमिका से प्रकाशक की ओर से एक वक्तव्य है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ वस्तुतः संग्रह द्वारा ही हुआ था, और इस दृष्टि से यह संग्रह महत्वपूर्ण है। ये किनका कथन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है। आप देखो दोस्तों, हमने ये सोचा कि ये सारे जो है जितने भी चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के ख्याल से। चाहे जिस भी तरह की परीक्षा हो, आप जिस भी तरह की परीक्षा कर रहे हैं दे रहे हैं, तो मैंने देखा कि सारे जो है एक जगह थे। इनके जितने भी कथन और काव्य हैं और प्रयोग, मतलब छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग या मत है या विशेषताएं हैं, तो मैंने आपके सामने सोचे दोस्तों कि आप लोग को भी लाभ मिले, तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत की और आप लोग को भी लाभ देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको जो है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, छायावादी प्रकृति से युक्त प्रसाद जी की कविताएं। झरना के द्वितीय संस्करण पहली बार 1927 ईस्वी में प्रकट हुई, जबकि 1919 में प्रकाशित झरना प्रथम संस्करण में यह विशेषता नहीं थी, जबकि उनके पल्लव की कविता 1923 ईस्वी के मध्यश्री सरस्वती में छपने लगी थी। ये किनका है कथन? तो सुमित्रानंद पंत जी का है। सुमित्रानंद पंत ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने का विरोध किया, परंतु बाद में कहा कि प्रसाद को हम छायावाद का जनक मान सकते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले जो है किसने विरोध किया छायावाद को? सुमित्रानंद किसने विरोध किया जयशंकर प्रसाद को मानने के लिए फर्स्ट छायावाद का, परंतु बाद में ये प्रसाद को ही छायावाद का जनक मान सकते हैं। इन्होंने फिर बाद में ही अपने आप को कहा कि सबके समक्ष कहा कि छायावाद का हम इनको जनक मान सकते हैं। कुछ उनको मिला है उस तरह से जो जिस आधार पे वो प्रस्तुत कर सकते हैं। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए हैं? तो ये देख लीजिए कथन के अनुसार। तो छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुंदर पांडे जी को माना जाता है। मुकुंदर पांडे को हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों कवि स्वतंत्र छायावाद क्या है, हिंदी में छायावाद शीर्षक से 2 निबंध की लेखमाला 1920 ईस्वी में श्री शारदा जबलपुर के जुलाई, सितंबर, नवंबर एवं दिसंबर के अंक में प्रकाशित हुई थी। मुकुंदर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग मिस्टिसिज्म रहस्यवाद के अर्थ में किया था। मुकुंदर पांडे के मिस्टिसिज्म के प्रवाची के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अध्यात्मवाद और बख्शी जी द्वारा भुक्तिवाद नाम सुझाया गया था। मुकुंदर पांडे के उपरांत छायावाद का उल्लेख सुशील कुमार के सरस्वती से प्रकाशित जून 1921 ईस्वी में और एक लेख हिंदी में छायावाद में मिलता है। सुशील कुमार ने छायावाद को कोरे कागज की भांति अस्पष्ट, निर्मल ब्रह्मा की विशद छाया, वाणी की निर्भरता इत्यादि कहा था। 1927 ईस्वी में एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सुकवि किंकर नाम से सरस्वती मई 1927 में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने रवि बाबू की कविता को मिस्टिक या रहस्यवादी माना था और छायावाद पर छींटाकशी की थी। 1927 ईस्वी में कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने द्विवेदी जी के उक्त निबंध के उत्तर में छायावाद के छानबी शीर्षक एक लेख लिखा था। तो छायावाद से दोस्तों जितना भी रिलेटेड जो भी है इम्पोर्टेंट हमारे परीक्षा के व्यू से, तो ये सारे बुक में दिया हुआ है और जो है आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। उसके बाद जो है छायावाद के परिवर्तन के संबंध में किसका मत है? हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः मैथिली शरद गुप्त और मुकुंदर पांडे को समझना चाहिए। ये किसका है कथन? रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रसाद को हम हिंदी में छायावाद का जनक मान सकते हैं। पंत जी का नाम है। निराला 1896 और सुमित्रानंद पंत 1900 इस आंदोलन के आधार स्तंभ थे और दोनों ने उच्च कोटि का काव्य रचा। तो ये किसका कथन है? आगे जी का है।
साथ ही दृष्टि छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्युदय सन 1920 ईस्वी के पूर्व पश्चात पंत की इच्छुवास की काव्य पुस्तिका के साथ माना जा सकता है। ये किनका पंक्ति है? तो नंद दुलारे भाजपेयी जी का है। उसके बाद जो है प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। ये किसने कहा है? तो बच्चन सिंह जी ने कहे हैं। जयशंकर प्रसाद 1889 से 90 और महादेवी वर्मा 1907 का काव्य भी हिंदी के गौरव की वस्तु है, किंतु इन दोनों का उसी अर्थ में प्रवर्तक नहीं माना जा सकता और ना इनमें उसी कोटि की मौलिकता अथवा रचनाशीलता है। ये किसका कथन है? आगे जी का है। आप छायावाद की उत्पत्ति और स्रोत के संबंध में जो थोड़ा सा मत है उसको मैंने यहाँ सामने रखने की कोशिश की हूँ। तो पाश्चात्य प्रतीकवाद का प्रभाव द्विवेदी युगीन कविता के प्रति विद्रोह भाव किसका है? तो ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव जिसके कारण इसमें कवियों में वैयक्तिक स्वाधीनता का जोर बढ़ा था, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उसके बाद जो है पूंजीवाद का सामंतवादी परंपराओं के विरुद्ध अभ्युदय तथा इसमें अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध तथा रीतकालीन परंपरा का विरोध था। ये किसका कथन है? तो रामविलास शर्मा जी का है। छायावाद स्थूल उपयोगितवाद रूढ़ियों बंधन के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। राजनीतिक पराधीनता और सामाजिक नैतिकता के प्रति विद्रोह की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति न होने के कारण छायावाद का उदय हुआ। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव इसमें युग के स्वाभाविक विक्षोभ की प्रतिक्रिया तथा अतीत की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव था। ये किसका का नाम है? तो सुमित्रानंद पंत जी का है। बंगला साहित्य की प्रेरणा थी जिसमें स्वच्छंदता की सहज प्रवृत्ति थी। ये किसका है? तो निराला जी ने कही थी महादेवी वर्मा के संबंध में। इसका प्रवृत्ति का अंतर्मुखी होना कारण था। ये किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। छायावाद में सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूंजीवाद का विद्रोह था। ये किसने कहा? शंभुनाथ सिंह जी ने कहा। द्विवेदी युगीन पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक चेतना का विद्रोह छायावाद में था। ये किसका कथन है? डॉक्टर देवराज जी का है। द्विवेदी युग की सुसक्ता तथा बौद्धिकता की प्रतिक्रिया छायावाद है। ये किसने कहा? केसरी नारायण शुक्ल जी ने कहा। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये किसका कथन है? तो नामवर सिंह जी का है। छायावाद के संबंध में प्रसिद्ध कथन जो है उसको मैं दिखाने की कोशिश की हूँ। तो पुराने ईसाई संतों के छायाभास फटे समाता तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतिवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद में कही जाने लगी थी। ये किसका है? रामचंद्र जी शुक्ल जी का है। उसके बाद जो है देखिए दोस्तों, छायावाद व्यथा का सवेरा है। इसके प्रभाती गीतों पर आंसू की नमी है। ये किसका कथन है? महादेवी वर्मा जी की है। उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली थी कि मनुष्य की सारी कोमल और सूक्ष्म भावनाएं विद्रोह कर उठी। उन्हें नवीन रूप रेखाओं में सूक्ष्म सौंदर्यभूति की आवश्यकता थी जो छायावाद में पूर्ण हुई। किसका कथन है? महादेवी वर्मा जी का। छायावाद गीति काव्य है, प्रेम काव्य, प्रकृति काव्य है। ये किसने कहा है? डॉक्टर देवराज जी ने। प्रसिद्ध छायावादी रचनाओं के संबंध में मत क्या है? तो उस मत को देखिए। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। ये किसने कहा है? नंद दुलारे भाजपेयी जी ने। आंसू मानवीय विरह काव्य है। इसमें प्रिय की सुंदर देह दृष्टि का आकर्षण है, आलिंगन परिरंभन की मधुर स्मृतियां हैं, प्रेमजन्य पीड़ा है, दुखानुभव है, पर यह सब यूटोपिया है, मानसिक है, स्वप्नजन्य। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तन में आंसू ने महत्वपूर्ण योग दिया। यह एक नई दिशा का सूचक था, साथ ही कवि के सुंदर कृतित्व का परिचायक भी है। किसने कहा है? तो प्रेम शंकर प्रसाद का काव्य के विषय में। उसके बाद जो है आंसू स्वयं कवि की अत्यंत प्रिय रचना। इसमें सूखे जीवन को हरा भरा करने की शक्ति है। आंसू रसायन है, सबका निचोड़ लेकर जो बना है, हृदय का सब कुछ इसी में तो है। ये किसने कहा है? विनोद शंकर व्यास जी ने कहा है। प्रसाद उनके साहित्य के विषय में कहा गया है। यदि आंसू का प्रकाश न होता तो छायावाद की भूमि अनिर्दिष्ट रह जाती। ये किसने कहा? विनय मोहन शर्मा जी ने कहा। आंसू तथा कृतिया के विषय में कहा गया है। कामायनी में प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मकता वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगत्म और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित कर मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। ये किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कामायनी की चेतना
कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है। उसकी काव्यगत श्रेष्ठता और औदात्य पर सभी लोग मुग्ध हैं, पर उसके मूल्य निर्णय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। कामायनी आधुनिकता का भास देकर भी आधुनिक नहीं बन पाती। इन कमियों के बावजूद कामायनी का अभिनव कीर्ति है। मनुष्य के अंतर्वृत्तियों के इतने गूढ़ और संश्लिष्ट रचनात्मक चित्र बहुत ही कम मिलेंगे। ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। उसके बाद जो है कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। ये आस ग्रंथ है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। कामायनी एक फैंटेसी है। किसने कहा है? मुक्ति बोध कहा गया है, जो कामायनी के पुनर्विचार के विषय में है। कामायनी एक असफल कृति है। इंद्रनाथ मदान जी ने कहा है। कामायनी संश्लिष्ट काव्य विधान का काव्य, उसे महाकाव्य के रूप में परिचित करना आवश्यक नहीं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। ये किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। कामायनी आधुनिक काव्य है। मूलतः यह कर्म राग का काव्य बन गया है। कामायनी का काव्य वैभव अप्रीतम है। ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कामायनी छायावाद का उपनिषद है। ये किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। कामायनी मान्यता का रसात्मक इतिहास है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। कामायनी के महत काव्य के रूप में व्याख्या करने वाले और शुक्ल जी के कथन को चुनौती देने वाले नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल जी के शिष्य हैं। उसने कहा है कामायनी ताजमहल के समान है। ये किसने कहा? पंत जी ने। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। ये किसने कहा है? निराला जी ने। सुधा पत्रिका 1937 ईस्वी में बताया गया है। कामायनी एक रूपक है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। कामायनी के प्रति के हाथ तक छायावादी आवरण से ढके हुए, किंतु इनमें अपने युग की जीवंत समस्याओं का स्पंदन भी है। किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने कहा है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। ये किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने कहा है। कामायनी को मधुचर्या का निंदा करने वाला आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी ने है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य है। किसने कहा है? श्याम नारायण जी ने कहा है। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। ये किसने कहा? हरदेव बहारी जी ने कहा है। कामायनी दोष सहित रचना है। ये किसने कहा है? दिनकर जी ने कहा है। ये आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है। किसने कहा? रामनाथ सुमन जी ने कहा है। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य, किसने कहा? राम रतन भटनागर जी ने कहा है। आप देख लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा जो है छायावाद के प्रवर्तक के विषय में मत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक तो मुकुंदर पांडे और मतली शरण गुप्त जी हैं। इलाचंद्र जोशी तथा राय कृष्ण दास के द्वारा जयशंकर प्रसाद जो हिंदी का सर्वप्रथम छायावादी कवि हैं। विनय मोहन शर्मा में प्रभाकर माचुई के द्वारा कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पंत की उच्छ्वास जो है 1920 से पंत की पहली छायावादी रचना, इसलिए उन्हें पंत को छायावाद का जनक कहा गया है। सुमित्रानंद पंत जो है प्रसाद को छायावाद का जनक माना जा सकता है उनके अनुसार। श्रीपाल छेम के अनुसार जयशंकर प्रसाद इंदु में प्रकाशित रचनाओं के आधार पर इनको छायावाद का प्रथम कवि माना जा सकता है या प्रवर्तक माना जा सकता है। शिवनाथ जो है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद जी हैं। प्रभाकर माचुई के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आगे के अनुसार निराला और पंत जो है छायावाद के प्रथम प्रवर्तक हैं। उसके बाद जो छायावाद को किसने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चित्र भाषा शैली और मधुचर्या कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का मान और सूक्ष्म सांस्कृतिक चेतना का काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने शक्ति काव्य माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बंगाल की रहस्यवादी कविताओं का अनुकरण या अच्छा अनुवाद माना है। सुमित्रानंद पंत ने पाश्चात्य साहित्य के रोमनेटिसिज्म का प्रभाव छायावाद है। लाला भगवानदी ने छायावाद के छोकरावाद है। इसके बाद जो है छायावादी कवियों का दर्शन हम देख ले तो जयशंकर प्रसाद प्रतिभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद और समरसता है। निराला छायावाद के सलाहकार पुरुष है, अद्वैत वेदांत दर्शन है। और पंत जी अरविंद दर्शन है, महादेवी जी बौद्ध दर्शन है। इन कवियों को दर्शन माना है। अन्य स्मरणीय तथ्य देख ले दोस्तों एक नज़र तो जयशंकर प्रसाद की पहली कविता जो है सावन पंचक है, भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से छपा है।
प्रसाद की प्रथम काव्य कृति जो चित्राधार है 1918 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रसाद की प्रथम छापादी कविता जो प्रभात है 1918 ईस्वी में झरना में संकलित है। प्रसाद जी की प्रथम पुरस्कृत कृति जो है वर्षी चंपू काव्य 1909 ईस्वी में प्रकाशित है। इसके बाद जो है दोस्तों देख लीजिए खड़ी बोली में प्रसाद की प्रथम काव्य रचना जो कानन कुसुम 1913 ईस्वी में है। छावाद के महाकवि निराला की प्रथम काव्य कृति जो अनामिका, अंतिम काव्य कृति संध्या कली है। मुक्त छंद के प्रवर्तक जो है निराला की प्रथम कविता जूही की कली और अंतिम कविता पत्रुत्कंठित जीवन की वेशभूषा है। निराला को रामविलास शर्मा ने ओज औदात्य का कवि कहा तो गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण कहा है। राम की शक्ति पूजा की इतिहास रामायण से प्रेरित होकर निराला ने लिखी थी। पंत की प्रथम छावादी रचना उच्छ्वास 1922 ईस्वी में, अंतिम छावादी रचना जो है गुंजन 1932 ईस्वी में है। महादेवी की प्रथम काव्य कृति निहार 1930 ईस्वी में और निहार की भूमिका के लेखक हरिऔध जी हैं। छावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है पंत के अनुसार एकलव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। छावाद ने यदि महादेवी को जन्म दिया तो महादेवी ने छावाद को प्राण दिए, विनय मोहन शर्मा जी ने ये कहे हैं। कृष्णदेव झाड़ी के अनुसार छावाद के 4 स्तंभ है। कौन कौन है? प्रसाद ब्रह्मा जी, पंत विष्णु और निराला महादेव रुद्र जी हैं। महादेवी शक्ति दुर्गा है। पंत के छावादी विचार पल्लव की भूमिका में है। पल्लव की भूमिका छावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहलाता है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशला कहा गया है। सुमित्रानंद पंत छावाद के विष्णु कहे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों छावाद की प्रवृत्ति सर्वप्रथम मुकुंदर पांडे जी की रचनाओं में दिखाई पड़ी। छावाद की प्रथम रचना झरना प्रसाद को माना जाता है। झरना 1918 ईस्वी की छावाद की प्रयोगशाला कहा गया है। कृष्णदेव झाड़ी ने प्रसाद को ब्रह्म, निराला को महेश, पंत को विष्णु और महादेवी को महाशक्ति कहा है। छावाद को त्रयी प्रसाद, पंत और निराला जी हैं। छावाद के चतुष्ट 4 स्तंभ पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी जी हैं। शुक्ल जी ने स्वच्छतावाद को छावाद से भिन्न, रहस्यवाद को छावाद का परिभाषित था अथवा उसी में अंतर्भुक्त माना है। छावाद के लघुत्रयी या वर्मा त्रयी है। कौन है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। मुझे प्रपोस्टों के बीच छावाद सिद्ध करना पड़ेगा, निराला कथन है। विनोद शंकर प्रयास को 1928 ईस्वी में लिखे गए एक पत्र में कहा गया है। और छावाद का घोर समर्थक पत्र कौन है? जागरण है। तो दोस्तों यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगी और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने जो है छावाद से जितने भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी को आपके समक्ष रखने की कोशिश की हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ कि आप जो है इसका लाभ लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप आराम से इसे देखेंगे और छोटा टेक्स्ट ना होकर एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक दिया गया उस पे सारे विवरण और सारे जो संपूर्ण जो है डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।